अबाउट द बूटिंग। और बूटिंग में मैंने आपको ये बताया कि जो है बूटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जब भी जो है कंप्यूटर में आप पावर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग में वो कंप्यूटर जो है आपके मेमोरी को टेस्ट करता है, रैम को टेस्ट करता है, और उसके बाद चेक करता है कि सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड हैं। तो ये जो चेकिंग का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है। और कोल्ड बूटिंग क्या है कि जब आप सिस्टम को बंद करके बंद सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो बूटिंग प्रोग्राम रन होता है उसको हम बूट स्ट्रैप प्रोग्राम बोलते हैं, नोट कर लीजिए। दैट इज नोन एज बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो कि रोम के अंदर स्टोर्ड होता है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और वार्म बूटिंग क्या होता है, जब आप सिस्टम को के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं कि अगर आप कंट्रोल आल्ट और डिलीट तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो उस समय सिस्टम जो है रिस्टार्ट होगा, और उसको हम बोलेंगे वार्म बूटिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, चेक होता है। इसमें मेमोरी टेस्ट को जो है हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब बूटिंग चलता है तो इंटरनली स्टेप्स होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जब भी पावर ऑन होगा तो पावर ऑन करते ही सबसे पहले बूट स्ट्रैप प्रोग्राम रन करेगा। बूट स्ट्रैप की स्पेलिंग है BOOTSTRAP। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो रोम के अंदर है वो स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होते ही सबसे पहले वो रैम टेस्ट करेगा, मेमोरी टेस्ट करेगा, उसके बाद रैम टेस्ट करेगा। रैम टेस्ट करने के बाद जो लोडर बूट का लोडर प्रोग्राम होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, वो क्या करता है, सारे हार्डवेयर को चेक करता है। और हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, ये सारे हार्डवेयर हो सकते हैं। और वो चेक्ड है, प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, ये चेक करता है। और एक बार आफ्टर लिस्टिंग हार्डवेयर द बूट लोडर प्रोग्राम सर्चेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इन सेकेंडरी। हार्ड डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जो है क्या करता है, सर्च करता है। अगर वो मिल जाएगा तो उसको जो है क्या करता है, मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। आफ्टर सक्सेसफुली लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम के अंदर लोड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप जो है विंडोज पे काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा और डेस्कटॉप पे आप काम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर कमांड प्रॉम्प्ट है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस होता है, जो विंडोज होता है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करता है, दो वे आपको प्रोवाइड करता है। एक तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से अपने कमांड्स को चला सकते हैं, और दूसरा जो है वो विंडोज डेस्कटॉप के थ्रू आप जो है प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास। इसका मतलब है कि दो प्रोसेसेस एक संग आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरफ डॉस चल रहा है, दूसरी तरफ आप विंडोज को भी एक साथ जो है रन कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपको अबाउट द SMPS। और SMPS जो है आपके कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है, और इस तरीके का कुछ उसका जो है फिगर होता है। ये रिबन्स है, जो ये तार वायर आपको दिख रही है, दीज वायर्स आर रिबन्स। दे आर मल्टी कलर्ड, व्हाइट कलर, रेड कलर वायर एंड दिस ब्लैक कलर वायर, तो इसको बोलते हैं हम रिबन्स, ठीक है। तो फुल फॉर्म मैंने आपको SMPS की बताई थी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसको मैंने बताया था कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस that are turned on and off at high frequencies, and storage components such as inductors or capacitors to supply power when the switching device
इज इन इट्स ओन नॉन कंडक्शन स्टेट्स। और मैंने बताया था आपको कि अगर आपको ध्यान रखना है तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो वायर के थ्रू जो आपके एसी वोल्टेज है, जब भी आप पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर का, तो जो एसी वोल्टेज होता है वायर के थ्रू आती है, उसको क्या करता है, डायरेक्ट डीसी वोल्टेज में ये क्या करता है, पावर सप्लाई कन्वर्ट करता है। और मैंने आपको बताया था कि पावर सप्लाई दो तरीके की है, एक तो लीनियर पावर सप्लाई है और वो भी पावर को जो है रेगुलेट करती है फ्रॉम एसी टू डीसी। और एसी बेसिकली आपको मैंने बताया था कि वो एनालॉग होता है, राइट। तो जब भी वायर के थ्रू आप इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको हम क्या करते हैं, सिग्नल आता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एनालॉग होगा और वो हमेशा एसी एसी वोल्टेज होगा। और जैसे ही आप एसएमपीएस कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड के साथ लगा होता है, वो एसएमपीएस का काम उसको जो है डीसी में कन्वर्ट करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक लीनियर पावर सप्लाई है और एक जो है आपका एसएमपीएस है, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो लीनियर पावर सप्लाई के मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे कि द पावर सप्लाई जो है उसमें कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस क्यों होती है, क्योंकि एनालॉग है। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, 0 और 0.01 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 0, 0.1, 0.11, 0.1213 करके बहुत सारे, सो दैट इज कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट नंबर क्या होता है, जो 0, 1, 2, 3 मतलब उसके बीच में कोई डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। और कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा क्या है, डिजिटल है, इसलिए उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी कंप्यूटेशन होता है कंप्यूटर के अंदर वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। दूसरा चीज मैंने बताया कि एलपीएस पावर सप्लाई में सर्किटरी उसका सिंपल होता है, वो दे आर रिलायबल सिस्टम्स, दिस सिस्टम डायनामिकली रिस्पॉन्ड टू लोड चेंजेस। इसके बाद रिपल इज वेरी लो, इसमें जो है रिपल जो है बहुत, जो मतलब क्या बोलते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वो रिपल दैट इज वेरी लो। हाँ, नॉइज इज आल्सो वेरी लो इन लीनियर पावर सप्लाई। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि द ट्रांसफार्मर यूज्ड आर हैवियर, दे आर हैवियर इन साइज एंड लार्ज इन साइज, द हीट डिसिपेशन इज मोर, ओके, एंड इफिशियंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई मैंने आपको बताया था कि दैट इज एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर यस। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मगर सर आप सर वर्ड का जो आपने लिखा है वर्ड में सर, सर प्लीज उसका थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, फॉन्ट उसका सर प्लीज, ओके तो दिखाई नहीं दे रहा सर आप जो लिखा हुआ है सर। ओके, अभी तो मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ पिछली क्लास का बेटा, तुम बीच में बोल देते हो फिर वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, ठीक है। सर वो रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता है सर, कोई अगर लिखना हो हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। Now it's okay. Now the font size is okay. यस सर, थैंक यू सर। So these are the various disadvantages. The main is efficiency of LP linear power supply is only 40 to 50%, and power is wasted in the form of heat in LPS because heat dissipation is very high. तो अगर कोई पावर सप्लाई किसी कंप्यूटर में लगे रहेगी और उसकी हीट अगर उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके मदरबोर्ड की जो में डिफरेंट जो सीपीयू है, मेमोरी है, सबकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती है, एंड सिंगल आउटपुट वोल्टेज जो है इसमें ऑब्टेन्ड होती है। तो जो डिसएडवांटेज है वही उस आपके जो है एसएमपीएस का जो है एडवांटेज है, राइट। ये भी जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, लेकिन जो है इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो आपका जो नॉइज है वो जो है कम होगा,
दूसरा जो इसमें चीज है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% से एबव है, जो मेन थिंग है। और हीट डिसिपेशन भी इसमें जो है कंपेयर टू लीनियर पावर सप्लाई वो है लो है। तो द डिसएडवांटेज ऑफ एलपीएस जो है मेन है, दैट इज कि ओनली 50 to 60% जो है उसकी इफिशियंसी है। तो ये चीजें मैं कवर कर चुका हूँ इन द प्रीवियस क्लास। एंड आफ्टर दैट I was discussing about these are the advantages of SMPS. The efficiency is as high as 80 to 90%, less heat of generation, so less power wastage, and जितने भी उसके जो पार्ट्स हैं मदरबोर्ड के अंदर, सीपीयू है चाहे मेमोरी है, हीट डिसिपेशन कम होगा तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। रिड्यूस्ड हार्मोनिक फीडबैक इनटू द सप्लाई मेंस, बिकॉज डीसी में कन्वर्ट होगा तो जो है ये रिड्यूस करेगा जो हार्मोनिक फीडबैक है। द डिवाइस इज कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल कंपेयर टू लीनियर पावर सप्लाई। लीनियर पावर सप्लाई का साइज बहुत बड़ा होता है जबकि एसएमपीएस का पावर सप्लाई छोटा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जो है लीनियर पावर सप्लाई के कंपैरिजन में कम होता है, राइट। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ SMPS I told you कि DC to DC converter, AC to DC converter, flyback converter and forward converter. The AC to DC conversion part in the input section makes the difference between the AC to DC converter and DC to DC converter. The flyback converter is used for low power application, जहाँ पे जो है पावर जो है कम होती है वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लाई बैक कन्वर्टर यूज करते हैं। दीज आर द वेरियस कैटेगराइजेशन ऑफ योर SMPS. Then I was discussing about the central processing unit and I told you that central processing unit जो है आपका जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आपका ब्रेन काम करता है उसी तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है। और उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है और मेमोरी जो है कनेक्टेड होता है। अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि एज ए सेंसर्स काम करते हैं, उसी तरीके से सीपीयू से भी जो है आपके इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी जो है कनेक्टेड होती है। तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से, अगर मदरबोर्ड को देखें तो इस तरीके से जो है आपका सीपीयू वहां पर होता है। ये भी मैंने बताया कि अभी पिछली लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज एपीयू। तो एपीयू मैंने बताया कि एएमडी जो कंपनी है जो सीपीयू को बनाती है उसने क्या किया, उसने इस सीपीयू को जो है नाम दिया एपीयू, एक्सेलरेटर प्रोसेसिंग यूनिट। और इन द एक्सेलरेटर प्रोसेसिंग यूनिट क्या है कि जीपीयू और सीपीयू जो है सेम बोर्ड पे शोल्ड है, और जीपीयू जो है आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है और सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो जो है आपके सेम बोर्ड पे एपीयू के अंदर होगा। और उसका नाम है एक्सेलरेटर प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर दैट सीपीयू के अंदर मैंने आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको सिंक्रोनाइज करता है, मतलब उनकी सारी वर्किंग को। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, कि वर्किंग को सिंक्रोनाइज करता है। अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, इफ योर ब्रेन इज working less, so in that case what happened, any deformity in any part of your body could be possible. For example, जैसे अगर आप मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो आप अपना हाथ नहीं उठा सकते, आप जो है सोच नहीं सकते हैं। उसी तरीके से अगर कंट्रोल यूनिट जो है सिंक्रोनाइज करता है, अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है then our CPU is not working, then other parts may also not working. तो और इसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। इन द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आई टोल्ड यू दैट इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक्स एंड इट परफॉर्म्स कंपैरिजन between the values and it performs the
logical operations. What are the logical operations? So logical operations means that operations will always be done in either in terms of 0 or 1. So for that they use the logic gates. What are the logic gates are there in computers? OR gate, AND gate, NOT gate, okay, and JOR gate. So these are the 4 gates. Please note down: AND gate, OR gate, NOR gate, and JOR gate. So what is AND gate? So suppose two values are there, P and Q, right? So if you will apply AND gate, so what will be the output? 4 situations may be there. Either the value of P is 0 and the value of Q is 0, matlab low. Then the value will be, output will be low. P and Q will be low. If the value of P is 0, मतलब low, and value of Q is 1, मतलब high, then P and Q की वैल्यू क्या होगी? अगेन लो होगी, 0 होगी. अगर P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है, तब भी क्या होगा? एंड ऑपरेशन लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, मतलब लो होगी. अगर दोनों हाई हैं, मतलब दोनों 1 है, P और Q की वैल्यू, तो अगर आप एंड ऑपरेटर लगाते हो तो हमेशा वैल्यू 1 होता है. इसका मतलब जब एंड ऑपरेटर लगाओगे तो P और Q दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, हाई होगी. और में क्या होता है कि अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू हाई है, मान लो 2 वैल्यू लिया तुमने P और Q, अगर P की और Q दोनों की वैल्यू लो है, मतलब 0 है, तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे? लो होगा. लेकिन अगर एक 0 है, एक 1 है, तो हाई होगा, तब भी हाई होगा, 1 होगा. और अगर दोनों हाई है तब भी जो है हाई होगा. तो ये और ऑपरेशन है. इसी तरीके से नॉट गेट है कि अगर नॉट ऑपरेशन आप लगाएंगे किसी भी वैल्यू के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं नॉट P, तो 0 है 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा. मतलब हाई है अगर वैल्यू तो लो हो जाएगी, अगर लो है तो हाई हो जाएगी. इसके अलावा जो गेट हम यूज करते हैं लॉजिक गेट, उसको हम बोलते हैं जॉर गेट. जॉर गेट क्या होता है? एक्सओआर गेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है. तो एक्सओआर गेट में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों लो है, तब वैल्यू क्या होगी आपकी? लो होगी. और दोनों हाई है तब भी वैल्यू क्या होगी आपकी? लो होगी. दोनों लो है तब भी लो होगी, और दोनों वैल्यू हाई है तब भी जो है आपकी वैल्यू लो होगी. हाई कब होगी? जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब एक 0 है और दूसरा 1 है, एक लो है और एक हाई है, तब वैल्यू आपकी क्या होगी? हाई होगी. ओके. तो लॉजिक गेट्स कितने? 4 लॉजिक गेट्स हम यूज करते हैं. एक एंड यूज करते हैं, मैंने कहा उसमें हाई कब होगा? जब दोनों की वैल्यू हाई होगी, दोनों वेरिएबल की वैल्यू हाई होगी. और में मैंने बताया कि अगर एक भी हाई है तो हाई होगी. अगर जो है मैंने जॉर में बताया कि अगर डिफरेंट है तो हाई होगी, अगर सेम है दोनों की वैल्यू, इनपुट वैल्यू, तो लो होगी. इसके अलावा मैंने नॉट गेट बताया कि वो 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है. तो ये जो है हमारा जो CPU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, उसके अंदर मैंने बताया कि एक तो कंपैरिजन के लिए, एक अरिथमेटिक के लिए, एक लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है. और लॉजिकल ऑपरेशंस में आप जो है 4 गेट यूज करते हैं: एंड, और, नॉट, एंड एक्सओआर गेट. So the CPU is an electronic machine that works on a list of computers things to do called instructions. It reads the list of instructions and run each one in order. A list of instructions that CPU can run in a computer program. तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी CPU रन करता है तो वो 3 इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है. एक इंस्ट्रक्शन होता है फेच, दूसरा होता है डिकोड, और तीसरा होता है एग्जीक्यूट. तो फेच में क्या करता है वो कि जो मेन मेमोरी से जो आपके इंस्ट्रक्शन और डेटा है उसको रिट्रीव करता है, फेच करता है. उसके बाद उसको डिकोड करता है. डिकोड किस में करता है? मशीन कोड में उसको बाइनरी वैल्यू में डिकोड करता है.
और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होता है और जो डेटा पे अप्लाई होके वो रन करता है, राइट। तो दीज आर द थ्री ऑपरेशंस जो सीपीयू परफॉर्म करता है। नोट करो, फैच ऑपरेशन, डिकोड ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन। फेच ऑपरेशन में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन और डेटा को रिट्रीव करता है, उसके बाद डिकोड करता है, उसको बाइनरी में डिकोड करता है और उसको फिर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले सीपीयू डाटा उठाएगा मेन मेमोरी से, डेटा को उठा के उसके बाद जो है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा बाइनरी में, रजिस्टर में स्टोर करेगा और उसको फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। रजिस्टर भी जो है कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि बहुत सारे डेटा रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर जो है मेन मेमोरी से अलग है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है और रजिस्टर क्या करता है, वो भी डेटा को स्टोर करने के यूज होता है। तो सीपीयू क्या करता है, पहले मेन मेमोरी से डेटा उठाता है, इंस्ट्रक्शन को उठाता है और उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है और उसके बाद उस पर जो है उसको उस पर ऑपरेशन करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद एक आया क्लॉक रेट। ये क्लॉक रेट क्या होता है, एक सीमॉस बैटरी होती है, उस सीमॉस बैटरी जो है वो क्लॉक की तरह काम करती है और वो पल्सेस जनरेट करती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वहां से जो एसी पावर आती है उसको एसएम्पियर डीसी में कन्वर्ट करता है और वो जो डीसी है आपके सीमॉस बैटरी में जाता है और वो सीमॉस बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है और वो जो इलेक्ट्रिक पल्सेस है उस इलेक्ट्रिक पल्सेस को सेंस करके फिर आपका बूटिंग प्रोग्राम रन करता है। तो दैट इज द क्लॉक। और क्लॉक का जो है क्लॉक रेट होता है, क्लॉक रेट हमेशा जो है गीगाहर्ट्ज में होता है। किसी कंप्यूटर का जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, आप जब कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो वहां पर उसका स्पीड होता है गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज लिखा होता है। तो उसका मतलब है कि वो उसका जो है क्या है, क्लॉक रेट है। So the clock rate or speed of CPU's internal part is measured in hertz. Modern processors often run so fast that gigahertz is used. Instead, 1 gigahertz is 1 billion cycles per second. 1 billion cycles per second. 9 zeros हैं, billion में 9 zeros होते हैं, 1 billion cycles per second. Most CPUs used in desktop PC, personal computer. Desktop computer मतलब जो आप घर पे पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर का मैंने कैटेगराइजेशन आपको बताया था, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर बेसिकली द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो आप घर में यूज करते हैं। तो मोस्ट सीपीयूज यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर मैंने क्या बताया था कि 4th जनरेशन में इवॉल्व हुआ था द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मतलब एक सिंगल चिप के ऊपर जो है सारा का सारा जो है सर्किट है वो क्या होता है, शोल्ड होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर का साइज भी क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर्स मेड बाय आइदर इंटेल और एडवांस माइक्रोचिप डिवाइसेस यूजुअली शॉर्टेन टू एएमडी। एएमडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, दैट इज द नेम ऑफ कंपनी। इंटेल इज आल्सो द नेम ऑफ द कंपनी। ये जो है क्या करते हैं, सीपीयू बनाते हैं। सम अदर कंपनी जो बनाते हैं सीपीयू वो एआरएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम कंपनी है, ठीक है, एटीआई कंपनी है, विच इज लीडर राइट नाउ। दीज मेन कंपनीज आर देयर जो कि हु बिल्ड द सीपीयू। Most of their CPUs are used in embedded systems for more specialized things. क्या है स्पेशलाइज थिंग, जैसे मोबाइल फोन्स में यूज होगा, कार में है, गेमिंग है, सॉफ्टवेयर है, उसमें यूज होता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीपीयूज क्या है, तो सीपीयू का टाइप तो मैंने आपको बताया कि 8 बिट कंप्यूटर भी हो सकता है, 16 बिट भी। तो जो अर्लियर कंप्यूटर्स थे, जो एम्बेडेड सिस्टम्स हम यूज करते थे, उसमें 8 बिट या पुराने कंप्यूटर्स यूज करते थे, उसमें 8 बिट कंप्यूटर्स को हम कहते थे। लेकिन आज जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो या तो 32 बिट कंप्यूटर है या 64 बिट कंप्यूटर है, जो कि मेनली क्या है,
वो वर्ड लेंथ है, और जितने भी एडवांस कंप्यूटर हैं उनकी वर्ड लेंथ या तो 32 बीट है या 64 बीट है, और दे आर फास्टर इन स्पीड। क्योंकि पुराने जो कंप्यूटर थे वो या तो 8 बीट थे, उनकी वर्ड लेंथ 8 बीट थी या 16 बीट थी। लेकिन आज भी जो एम्बेडेड सिस्टम हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनका जो वर्ड लेंथ होता है वो 16 बीट ही होता है। In the 20th century, engineers has invented many different computers architectures. Nowadays, most desktop computers use either 32-bit CPUs or 64-bit CPUs. The instructions in the 32-bit CPU are good at handling data that is 32 bits in size. मतलब इसका वर्ड लेंथ जो है 32 बिट साइज इन साइज। Likewise, a 64-bit CPU is good at handling data that is 64 bits in size. Okay. Earlier in 17 and 80s and earlier 90s, we have an 8-bit and 16-bit word size. When CPUs were invented in the middle 20th century, they had many different word sizes. Some had different word sizes for instruction of data. The less popular word sizes later stopped being used. अब आज की डेट में आप देखो 8-bit कंप्यूटर कोई नहीं यूज करता है। पुराने जो कंप्यूटर थे पीसी एक्सटीज हमारे टाइम में होते थे, वो पीसी एक्सटीज पीसी एटीज वो 8-बिट कंप्यूटर्स थे, और आज की डेट में 8-बिट कंप्यूटर्स नहीं यूज हो रहे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मोर सीपीयूज आर माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब जो है सीपीयू है वो सिंगल चिप है ओनली, and this means that the CPU is just a single chip. Some chips with microprocessor inside them also contain other components. इसके बाद आई टोल्ड यू दैट डिफरेंट रजिस्टर्स आर देयर। मैंने बताया कि रजिस्टर हमेशा मेन मेमोरी से अलग होते हैं। जब आप पेज के थ्रू डेटा रिट्राइव करते हैं मेन मेमोरी से तो वो स्टोर किसके अंदर होता है, वो डेटा फिर आके रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है और वो एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने ये भी पिछली क्लास में बताया कि क्या डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। When the CPU runs a computer program, it needs somewhere to store the data that the instructions operate on. डेटा पे इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो ऑपरेट होगा। द डेटा दैट दे रीड एंड राइट, दिस स्टोरेज इज कॉल्ड अ रजिस्टर। A CPU usually has many registers, as I told in the previous class. For example, instruction register, data register. Registers must be very fast to access. मतलब access का मतलब read and write. Therefore, they are part of the CPU chip itself. हमेशा जो है वो CPU का ही पार्ट होते हैं जो रजिस्टर। फिर मैंने बताया मेमोरी के बारे में। स्टोरिंग ऑल डेटा इन रजिस्टर्स वुड मेक मोर सीपीयूज टू कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं वो हमेशा बहुत लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा काम हम रजिस्टर के थ्रू नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मेन मेमोरी जो है यूज करना होता है। तो रजिस्टर के अंदर सिर्फ वही डेटा और इंस्ट्रक्शन आप रखते हैं जो जिसपे आपको काम करना होता है। मेन मेमोरी से वो डेटा वो सीपीयू क्या करता है, उसको जिसको हमें प्रोसेस करना है उसको लाके रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है और फिर वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो therefore registers usually only store the data that the CPU is working on right now. The rest of the data used by the program is stored in RAM. Except in microcontrollers, RAM is usually stored outside the CPU in separate chip. ठीक है, रैम हमेशा क्या होगा, वो आउटसाइड द सीपीयू होगा। इसके अलावा मैंने बताया कैश, कैश में भी क्या होता है, डिफरेंट कैटेगराइजेशन होते हैं। L1 होता है, L2 कैश होता है। तो जो L1 कैश होता है वो तो सीपीयू के अंदर होता है। जो L2 कैश होता है वो क्या है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में L2 कैश होता है। और कैश मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि वो एक इंटरफेस है सीपीयू और रैम के बीच में, जो कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को जो है वो इंक्रीज करता है। When the CPU wants to read or write data in RAM, it outputs an address. जब सीपीयू जब भी डेटा को रीड करना चाहता है रैम से फेच करता है तो हमेशा क्या करता है, इट आउटपुट्स एन एड्रेस, एक एड्रेस टू दैट डेटा। सबसे पहले किस एड्रेस पे मेन मेमोरी के अंदर डेटा कहीं स्टोर है तो उसका एड्रेस होगा, तो वो किस एड्रेस पे है उस एड्रेस को जनरेट करता है
ईच बाइट इन रैम हैज ए मेमोरी एड्रेस। मेन मेमोरी के अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन आपका स्टोर्ड है उस वो हमेशा किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर्ड होते हैं, और द साइज ऑफ द एड्रेस इज ऑफन द सेम एज द वर्ड साइज। तो एड्रेस का जो साइज होता है वही होता है जो वर्ड साइज होता है। तो 32 बिट कंप्यूटर है तो उसका जो एड्रेस होगा मेमोरी का, मेन मेमोरी का एड्रेस होगा, उसका साइज भी क्या होगा, 32 बिट होगा। इसके बाद because the size of address is limited, the maximum amount of memory is also limited. 32-bit processors can usually only handle up to 4 GB of RAM. 32-bit processors जो हैं वो 4 GB RAM उनका साइज मैक्सिमम होता है, and this is the number of different bytes that can be selected using a 32-bit address. इसके बाद कैश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश मेमोरी जो है तो that is an interface between the CPU and main memory, और उसमें L1 और L2 दो कैश होते हैं। L1 जो है आपका CPU के अंदर होता है और L2 जो है आपका CPU के बाहर होता है मेन मेमोरी से पहले, और वो इंटरफेस की तरह काम करते हैं क्योंकि बेसिकली जो मेन मेमोरी की स्पीड होती है वो स्लोअर होती है, तो जो डेटा ट्रांसफर रीड और राइट ऑपरेशंस को फास्ट करने के लिए हम जो है बीच में कैश मेमोरी लगाते हैं। Just as it makes sense to have a cache for RAM, in multi-level caching, there are many caches called the L1 cache and L2 cache. The L1 cache is the fastest and most expensive per byte cache and is closest to the CPU. The L2 cache is one step away and is slower than L1 cache. The L1 cache can often be viewed as a cache for the L2 cache. क्योंकि L1 L2 और CPU के बीच में L1 कैश होता है और L1 और मेन मेमोरी के बीच में L2 कैश होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि डेटा हमेशा ट्रांसफर होगा। CPU कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डेटा CPU से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU से, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और CPU के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। तो उस डेटा का और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए कैरियर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बस। बस जो है वो डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एज ए ट्रांसपोर्टर का काम करता है। तो कंप्यूटर बसेस आर वायर्स, बेसिकली क्या है, वायर के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन आपका ट्रांसफर होगा, तो उनको हम बोलते हैं बसेस। तो कंप्यूटर बसेस आर द वायर्स यूज्ड बाय द सीपीयू to communicate with RAM and other components in the computer. Other components क्या है आपका, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हाँ आपका जो है मॉनिटर है, तो उनसे वहां पे भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप वायर्स यूज करते हैं और उन वायर्स के थ्रू डेटा जो है ट्रांसफर होता है। ऑलमोस्ट ऑल CPUs have at least a data bus used to read and write data. और भी होते हैं लेकिन डेटा बस होता ही होता है, एंड एन एड्रेस बस। तो डेटा बस क्या करता है, डेटा कंटेन करता है, और एड्रेस बस एक वायर होती है जो कि जिसको एड्रेस बोलते हैं, वो एड्रेसेस कंटेन करता है, यूज टू आउटपुट एड्रेसेस। अदर बसेस इनसाइड द सीपीयू कैरी डेटा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। और जो उस डेटा और एड्रेस बस के अलावा जो बाकी बसेस होती हैं, वो बसेस मतलब वायर्स होती हैं, वो कंप्यूटर के डिफरेंट अदर पार्ट्स को सीपीयू से कनेक्ट करती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड से है, मॉनिटर से है, कनेक्ट करते हैं। इसके बाद है आपका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है, एन इंस्ट्रक्शन सेट इज अ लैंग्वेज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय अ पर्टिकुलर सीपीयू। सीपीयू जो जिस लैंग्वेज का यूज करता है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए स्टेटमेंट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो प्रोग्राम्स आप C और C++ में हायर लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कंप्यूटर उसको इंटरनली क्या करता है, सीपीयू मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड में वही उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। बेसिकली वो बाइनरीज में होते हैं। तो दीज लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड मशीन कोड और बाइनरी। दे से हाउ यू टेल द सीपीयू टू डिफरेंट थिंग्स, लाइक लोडिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी से रजिस्टर में डेटा कैसे लोड होगा, उसके लिए प्रोग्राम होगा, तो इंस्ट्रक्शन सेट होगा उसके लिए।
और एडिंग टू वैल्यूज फ्रॉम टू रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर दो वैल्यू पड़ी हैं उनको ऐड करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट यूज करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली जो है प्रोग्राम है जो कि रजिस्टर के अंदर हमारा जो है स्टोर, सीपीयू के अंदर स्टोर होता है। अब फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो सम ऑफ द बेसिक थिंग्स अ सीपीयू कैन डू। क्या कर सकता है बेसिक थिंग? एक तो रीड डेटा, मेमोरी से डेटा को रीड कर सकता है और जो उसके बाद प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को क्या करता है, मेमोरी में दोबारा राइट कर देता है। मान लीजिए दो वैल्यू को जोड़ना है आपको, तो मेमोरी से मान लो वैल्यू क्या है, एक ए है एक बी है, तो ए को पहले मेमोरी से वो उठाएगा, रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा, बी को उठाएगा मेन मेमोरी से, रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा। फिर जो सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट होगा, ए और बी को ऐड करेगा, ऐड करके फिर उसको राइट कर देगा दोबारा मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करता है। या कोई नंबर की दूसरे नंबर से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो अगर ये चेक करना है तो ए पहले आएगा रजिस्टर के अंदर मेन मेमोरी से, बी को ट्रांसफर करेंगे उस बी की वैल्यू को मेन मेमोरी से रजिस्टर में। फिर जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा सीपीयू के अंदर, वो इंस्ट्रक्शन सेट उसको जो है मतलब प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम चेक करेगा कि कौन सा बड़ा है, और जो भी रिजल्ट होगा उस प्रोग्राम का आउटपुट होगा उसको दोबारा मेन मेमोरी में राइट कर देगा। तो मूव अ नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर और बिटवीन अ रजिस्टर एंड मेमोरी, ये काम भी जो है किसका होता है, सीपीयू का होता है। उसके अलावा सीपीयू और काम करता है कि जंप टू अनदर प्लेस इन इंस्ट्रक्शन लिस्ट। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो है आपका क्या है, प्रोग्राम को अगर डिफाइन करें तो प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें कंट्रोल को ले जाना है तो उसके लिए क्या होता है, जंप कराने का काम भी, स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जंप कराने का काम भी जो है सीपीयू का होता है। क्लॉक का काम मैंने बताया कि पल्सेस जनरेट करना होता है। क्लॉक इन कंप्यूटर इज एन ऑसिलेटिंग प्रोड्यूसिंग स्क्वायर वेव्स। और बेसिकली जो पल्सेस वो जनरेट करते हैं वो जनरेट किस फॉर्म में करते हैं, याद रखना ये स्क्वायर वेव्स की फॉर्म में करते हैं हमेशा। इसके बाद लॉजिक सर्किट की बात है। द लॉजिक सर्किट मैंने बताया एंड होता है, और होता है, नॉट होता है एंड जॉर होता है। एवरी कंप्यूटर हैव अ क्लॉक पावर्ड बाय अ स्मॉल बैटरी, जिसको मैंने सीमॉस बोला मैंने, सेल ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर सीमॉस बैटरी होता है। तो स्विच से जो भी पावर आती है वो एसएमपीएस के अंदर पहले जाती है, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। एसएमपीएस में जाने के बाद, एसएमपीएस में जाने के बाद जो वहां पर एक सीमॉस बैटरी होती है जो कि ऑसिलेटिंग स्क्वायर वेव्स पल्सेस की फॉर्म में जनरेट करती है, और उस पल्सेस को सेंस कौन करता है, आपका जो कंप्यूटर है, और उसी पल्सेस को सेंस करके आपका बूटिंग प्रोग्राम रन होता है। और वो बूटिंग प्रोग्राम पहले मेमोरी को चेक करेगा, टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद आपका रैम को चेक करेगा, और रैम को चेक करने के बाद आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करेगा। उसके बाद आपका जो है वो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क के अंदर सर्च करेगा, और वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड करेगा, और रैम के अंदर लोड करने के बाद फिर आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने एक आपको सीक्वेंस जो है बता दिया। सीपीयू इज बिल्ट आउट ऑफ, अब सीपीयू जो हमेशा बनता है वो लॉजिक गेट्स का यूज करके बनता है। और इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स एंड वर्चुअल मेमोरी। सीपीयू का काम जो है मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो मेमोरी को मैनेज करता है। क्योंकि कोई भी डेटा अगर आप मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसका स्टोरेज स्पेस होगा। ठीक है, तो वो डेटा के लिए जो मेमोरी है वो कैसे मैनेज होगी, उसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, और सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट करती है। मॉडर्न सीपीयू ऑफन यूज अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं। एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज अ कंपोनेंट that translate addresses from the CPU to different RAM addresses. When using an MMU,
the addresses used in program are not the real addresses where the data is stored. This is called virtual address, virtual memory. जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो मेमोरी के एक्चुअल रैम के एक्चुअल एड्रेसेस को न यूज करके वर्चुअल एड्रेसेस को यूज करती है. A few of the reasons why it is good to have an MMU. रीजन्स क्या है? क्यों MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होना चाहिए सीपीयू के अंदर? अ मेमोरी management unit can hide the memory of other programs from a program. This is done by not translating any address to the hidden addresses while the program is running. This is good because it means that programs can't read and modify the memory of other program. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है. मेन आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी जो है वो सीपीयू के द्वारा होता है. इसके बाद है मल्टीपल कोर्स. कोर्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा, डुअल कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर प्रोसेसर. तो बेसिकली पैरेलली प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, मान लो कोई एक आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको जो है आपने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और अलग अलग पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स के थ्रू रन कर रहे हैं. तो डुअल कोर प्रोसेसर मतलब उसके अंदर जो है 2 कोर है, मतलब एक कोर जो है एक काम करेगा, दूसरा कोर जो है उसी टाइम में दूसरा काम करेगा और एज अ कंप्लीट टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. तो पैरेललिज्म को बढ़ाने के लिए जो है सीपीयू के अंदर हम मल्टीपल कोर्स यूज करते हैं और जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोर प्रोसेसर. As I told you earlier that Sir, there are various manufacturing companies of CPU, ARM, Intel, okay, SRICA, Sun Microsystems. These are the various companies which make the central processing unit. After that, system bus design. मैंने कहा बस क्या है? बस का बेसिकली काम क्या है? They are wires through which data and instructions transfers from one place into the computer to another, from CPU to memory, from CPU to input output device, okay, from memory to input output device. तो डेटा जो ट्रांसफर होते हैं वो बस के थ्रू होते हैं. तो बस इज ए कम्युनिकेशन चैनल और ये कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश्ड होता है? थ्रू वायर्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस इज शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया. लिमिटेशन ऑफ अ बस इज ओनली वन ट्रांसमिशन. एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन होगा एक वायर के टाइम में. तो दैट इज द लिमिटेशन. लिमिटेशन ऑफ अ बस इज ओनली वन ट्रांसमिशन एट अ टाइम. अ बस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सिस्टम बस. एक मेन बस होती है, सिस्टम बस होती है, जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को आप डेटा जो है और इंस्ट्रक्शंस एड्रेस जो है ट्रांसफर करते हैं. तो आप 3 पार्ट्स में जो है उसको डिस्क्राइब कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, एक तो एड्रेस लाइंस होती हैं जिसको हम AL से डिनोट करते हैं, डेटा लाइंस होती हैं और कंट्रोल लाइंस होती हैं. The system bus contains 3 categories of lines used to provide the communication between the CPU, memory, and input-output devices. So, address lines, data lines, and control lines. So, if we talk about the address line क्या करेगा? Used to carry the address to memory and input-output. CPU से एड्रेस को मेमोरी में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भेजने में जो है काम आएगा आपका एड्रेस लाइंस. और हमेशा दीज एड्रेस लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में एड्रेस जो है फ्लो करेगा. बेस्ड ऑन विड्थ ऑफ अ एड्रेस बस वी कैन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी. उसका एड्रेस बस की का जो विड्थ क्या है उसी के बेस पे यू कैन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ योर मेन मेमोरी. तो एड्रेस बस यूज करते हैं. इसके बाद डेटा बस. तो डेटा बस के लिए डेटा लाइंस होती हैं, यूज टू कैरी द बाइनरी डेटा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट. तो ये डेटा को ट्रांसफर करता है.
ये बाई डायरेक्शन, डेटा दोनों डायरेक्शन में, एड्रेस सिंगल डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, और जो डेटा है वो क्या होता है, दैट इज द बाई डायरेक्शनल. Based on the width of a data bus, we can determine the word length of a CPU. मैंने कहा total number of data, amount of data transferred per second, that is the word length. So based on the width of a data bus, we can determine the word length of a CPU. किसी CPU का word length कितना है वो उस पर डिपेंड करेगा, डेटा बस पे. और जो आपको एड्रेस, किसी मेन मेमोरी की कैपेसिटी पता करनी है तो एड्रेस बस की विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ पे डिपेंड करेगा कि उस मेन मेमोरी की कैपेसिटी क्या है. इसके बाद जो है कंट्रोल बस होता है. कंट्रोल बस क्या होते हैं, बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस को या सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, तो इनको कंट्रोल लाइंस बोलते हैं. कंट्रोल लाइंस आर यूज्ड टू कैरी द कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स. कंट्रोल सिग्नल्स इंडिकेट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में. टाइम सिग्नल्स यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. मेमोरी और जो इनपुट आउटपुट कीबोर्ड एंड मॉनिटर है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं विद द सीपीयू क्लॉक. सीपीयू क्लॉक से जो आपका मेमोरी है और इनपुट आउटपुट को ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने का काम टाइमिंग सिग्नल्स करता है. तो मैंने बताया तीन तरीके की बसें होती है, कंट्रोल बस होता है, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है. ठीक है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, वो सीपीयू से मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ फ्लो करने के काम आता है. और किसी भी मेन मेमोरी की अगर कैपेसिटी पता करनी है तो उस एड्रेस बस का विड्थ कितना है उससे पता लग जाएगा. इसके अलावा डेटा बस है, वो बाई डायरेक्शनल होता है और वो सीपीयू से जो है आपका मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हो सकता है, मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी जा सकता है. और डेटा का जो कैपेसिटी है किसी सीपीयू की, वो वर्ड लेंथ के थ्रू पता करते हैं कि किसी सीपीयू की स्पीड क्या है. तो मैंने बताया कि पर सेकेंड में जितना टोटल डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम क्या प्रोसेस होता है उसको हम वर्ड लेंथ कहते हैं, और उस वर्ड लेंथ से ही किसी सीपीयू की हम एफिशिएंसी का पता कर सकते हैं. तीसरा जो है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए या ऑपरेशंस के लिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन बस, कंट्रोल बस भी कहते हैं उसको. और जो वायर होती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल लाइंस. तो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो क्या है, नसों के थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू होता है. और वेन्स के थ्रू ही जो है बॉडी में ब्लड जो है आपके माइंड तक पहुंचता है, आपके डिफरेंट पार्ट तक जो है ब्लड पहुंचता है. अगर आपके पैर में 4 दिन तक ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो आपका पैर सूज जाता है. ठीक है, तो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए क्या है, वेन्स है. उसी तरीके से डेटा के सर्कुलेशन के लिए क्या है आपका, वो है बस है. इसी तरीके से आपका एड्रेस, कंप्यूटर के अंदर एड्रेस को भेजने के लिए एड्रेस बस है, इंस्ट्रक्शंस को भेजने के लिए इंस्ट्रक्शन बसेस है. तो कंबाइंड में हम इनको क्या कहते हैं, सिस्टम बस. तो एक कॉमन सिस्टम बस होता है, उससे जो है डेटाबेस, एड्रेस बस और आपका जो है कंट्रोल बस सारे कनेक्टेड होते हैं. और इनके थ्रू जो है हम डेटा इंस्ट्रक्शंस को और एड्रेसेस को सीपीयू से मेन मेमोरी, सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफर करते हैं. तो इसको समझने के लिए सिंपल रखना कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वेन्स के थ्रू होता है. उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस, डेटा और एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए वायर्स होते हैं, उन वायर्स को हम बसेस बोलते हैं. अगर डेटा को ट्रांसफर कर रहा है जो कि बाई डायरेक्शनल होता है उसको हम बोलते हैं डेटा बस. और डेटा बस जो है किसी सीपीयू की कैपेसिटी को पता करने के लिए होता है. जो हमारा वो एड्रेस बस होता है वो किसी मेमोरी की कैपेसिटी को पता करने के लिए होता है. और जो कंट्रोल बस है वो किसी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू से मेन मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के काम आता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिस्टम बस, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिस्टम बस. इसके बाद पोर्ट्स. अब मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सीरियल पोर्ट होता है और आपका जो है पैरेलल पोर्ट्स होते हैं. तो द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर हैज मेनी इनपुट आउटपुट सॉकेट्स and that are connected to the ports and interfaces.
फाउंड ऑन द रियर साइड ऑफ अ कंप्यूटर। आपने जब भी कंप्यूटर देखा होगा या लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप के साइड में जो है आपके यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के पीछे पोर्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताया था कि अगर प्रिंटर है, प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो पैरेलल पोर्ट है। अगर आपको जो है नेटवर्क को करना है, नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए सीरियल पोर्ट है, ठीक है, PS2 पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो द मदर बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर है मेनी इनपुट आउटपुट सॉकेट्स दैट आर कनेक्टेड टू द पोर्ट्स and the interfaces found on the rear side of a computer. The external devices can be connected to the ports and interfaces. You can connect your pen drive, you can connect any external device with your ports. You can connect your keyboard, you can connect your mouse, you can connect your printer, and all these things are connected through ports. Ports can be categorized serial port to connect the external devices. ठीक है, we use the serial port. After that parallel ports है to connect the printers. एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं कि प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है, तो you will write the parallel port is used to connect the printer to your computer. Universal serial bus, this is USB ports. USB की फुल फॉर्म क्या है, नोट करना है, यूनिवर्सल बस। बस to connect external devices like camera, scanner, mobile phones, external hard disk। और प्रिंटर को आपको कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो आप यूएसबी पोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। अर्लियर हम अपने जो कीबोर्ड वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, माउस को कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट्स भी यूज करते थे। अब जो है हम यूएसबी पोर्ट यूज करते हैं। इसके बाद USB 3.0 is the third major version of the universal serial bus standard to connect computers with other electronic gadgets. As USB 3.0 can transfer data up to 5 gigabytes. आजकल जो हम USB 3 यूज करते हैं लेटेस्ट, वो जो है मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है, 5 गीगाबाइट्स पर सेकेंड डेटा जो है ट्रांसफर कर सकता है। USB 3.1 और USB 3.2 भी अब मार्केट में आ गया है। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। रैम है जैसे आपकी, तो रैम आपका मान लो 32 MB है, तो उसके अलावा जो है और भी एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, और उन एक्सपेंशन स्लॉट्स को यूज करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड्स referred to as an add-on cards, इसलिए उसको एक्सपेंशन कार्ड्स बोला। सर रैम बढ़ा सकते हैं? यस, रैम बढ़ा सकते हैं, रैम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हमेशा आप कंप्यूटर अगर मदरबोर्ड को ऑन करेंगे तो उसमें आपके जो जितनी रैम लगी होती है उसके अलावा खाली स्लॉट्स भी होते हैं, और अच्छा, उस अच्छा। खाली स्लॉट्स में आप जो है और एडिशनल रैम उसमें लगा सकते हैं। नहीं सर, मेरे को लगा होता है, खांचा होता है, उसके अंदर जो है और भी एडिशनल आप जो है हाँ जी, हाँ जी। रैम को लगा सकते हैं। सर नहीं, मुझे लगा था कि आप कह रहे हो कि जैसे 8 GB की रैम है तो आप उसको 10 GB में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ। क्या? नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक मान लो एक स्लॉट में आपके जो है 1 GB रैम है, और मान लो उसकी कैपेसिटी 2 GB है रैम की, तो उसमें एक खाली स्लॉट होगा, उसमें 1 GB और ऐड कर, सर आपकी आवाज नहीं आई। उसमें 1 GB और आप उसमें एक्सपेंशन स्लॉट में डाल सकते हो, जिससे आप उसकी कैपेसिटी 2 GB रैम कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेंशन कार्ड्स के थ्रू आप जो है एड ऑन कार्ड होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है कैपेसिटी जो है उनकी बढ़ा सकते हैं चीजों की। तो इंटरफेस अडेप्टर, हाँ, एन एक्सपेंशन कार्ड इज अ PCB process control block that fits into an expansion slot on a desktop computer. An expansion card is used to give a computer additional capabilities such as enhanced video performance. अब जो वीडियो परफॉर्मेंस है, मान लो अब उसको आप और एनहांस करना चाहते हैं, तो आप जो है वहां पे स्लॉट्स है मदरबोर्ड के ऊपर, आप जो है उसमें और एडिशनल जो है वीडियो की परफॉर्मेंस को करने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट में आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो after this expansion cards can sometimes be called daughter boards, इनको daughter boards भी कहते हैं।
DAUGSTERBOARDS. That is also known as daughter boards. However, it is more appropriate to refer to them as an expansion cards or one of the terms mentioned earlier. अब इसके बाद after this, types of expansion cards in a computer: Bluetooth, Firewire, modem, MPEG decoder, network card. नेटवर्क, अगर मान लो आपको अपने कंप्यूटर को नेटवर्क पे डालना है तो नेटवर्क कार्ड होना चाहिए, लैन कार्ड भी बोलते हैं उसको, साउंड कार्ड। तो ये सारे के सारे जो है स्लॉट्स में Excuse me, sir. यस टाइम हो गया, हमारी नेक्स्ट भी है। बस 2 मिनट। तो जितने भी जो वहां पे स्लॉट्स होंगे उन स्लॉट्स में आप जो है लैन कार्ड लगा सकते हैं। साउंड कार्ड होता है, तो साउंड कार्ड जो है आपका जो है उसमें साउंड कार्ड स्लॉट्स में लग जाएगा। वीडियो कार्ड जो है वीडियो कार्ड स्लॉट्स में। तो ये बहुत सारे जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं और उसमें क्या है, हम कंप्यूटर की जो एड ऑन कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। सर यस, वीडियो कैप्चर कार्ड और वीडियो, सर ऊपर करना 2 मिनट, आपने स्लाइड एक वो वाला जो ऊपर था जहाँ पे लिखा हुआ था वो वीडियो कैप्चर कार्ड वाला। क्वेश्चन पूछो। हाँ, वीडियो कैप्चर कार्ड और वीडियो कार्ड में डिफरेंस क्या होता है? वीडियो कार्ड में तो वीडियो को प्रोसेस करने के लिए जो कार्ड है वो यूज होगा। वीडियो कैप्चर कार्ड की कैसे कैप्चर करना है वीडियो को, तो वो कैप्चर करना, जैसे आप मान लीजिए वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज द वीडियो कैप्चर कार्ड इज यूज्ड। वीडियो कार्ड इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग योर वीडियोज, राइट। कोई एग्जांपल दे सकते हो सर, मतलब दोनों का एक एक कोई? चलो मैं सोच के दे दूंगा, ठीक है। Sir, can you tell me, sir, which port is used to connect printer, sir? पैरेलल USB। पोर्ट। Okay. इंटरनल कंप्यूटर मॉडेम ये है, जैसे आपका मॉडेम है, ठीक है। तो मॉडेम मैंने बताया था 2 तरीके के मॉडेम होते हैं, मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को लॉग। तो इंटरनल मॉडेम भी होता है, एक्सटर्नल मॉडेम भी होता है। तो मदरबोर्ड के अंदर एक स्लॉट होता है और उस स्लॉट के अंदर ये इंटरनल मॉडेम जो है आपका वो कनेक्टेड होता है। तो दिस इज द इमेज ऑफ, और ये जो येलो है ये स्लॉट में लग जाता है। ये येलो जो दिख रहा है ना, स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पर इमेज के अंदर, तो यही जो है वहां पर उसमें स्लॉट के अंदर फिक्स कर देते हैं, तो इंटरनल मॉडेम वहां पे फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, उसमें लैन कार्ड लग जाएगा, किसी में वीडियो कार्ड लग जाएगा, और किसी में, उसको हम बेसिकली खांचे बोलते हैं। कि कंप्यूटर के अगर हिंदी में बात करें कि मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे खांचे बने होते हैं, और उन खांचे के अंदर हम डिफरेंट सपोज नेटवर्किंग में करना है तो लैन कार्ड लगा देंगे, साउंड कार्ड, अगर साउंड को इंक्रीज करना है और ज्यादा तो साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, डिफरेंट कार्ड्स हम उसमें उन खांचों में जो है फिट कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एक एग्जांपल याद रखना कि द मॉडेम हैज 2 RJ11 जैक्स दैट अलाउ इट टू कम्युनिकेट ओवर अ फोन लाइन। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि फोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए जो लैन कार्ड को हम कनेक्ट करते हैं तो कौन सा जैक होता है, तो उस जैक का नाम जो है RJ11 जैक है, ठीक है। बाकी ये USB पोर्ट्स हैं, कंप्यूटर के पीछे आप देखोगे लैपटॉप के साइड में भी ये मिलते हैं, ये सारे USB पोर्ट्स हैं। इसके थ्रू आप अपने माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स को इन USB पोर्ट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं,